हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हैं इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और हाँ, हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों, अर्थात आग लगा देगा दोस्तों। तो इस जो मैंने आपके लिए 24 क्वेश्चन लाया हूं, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसे एक बार अगर ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा देगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन। जो यह क्वेश्चन आपके लिए 3 अंक का अर्थात 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसमें से 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वस्तु क्या है। सार्वजनिक वस्तु क्या है? यह निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा उस प्रकार की वस्तु को सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है जिसका उत्पादन समूह के सभी लोगों के कल्याण के लिए होता है, जिसमें पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता। अर्थात एक समय में अगर कोई किसी सार्वजनिक वस्तु का उपयोग कर रहा होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी समय उस वस्तु का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क मार्ग, पार्क इत्यादि। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि जो सार्वजनिक अर्थात सार्वजनिक सभी के लिए होता है, जबकि निजी खास व्यक्ति के लिए होता है। जिसपे सार्वजनिक में सभी का अधिकार होता है, जैसे स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, पार्क हो गया, सड़क हो गया, ये सब इस पर सभी का अधिकार होता है। जबकि निजी हो गया, जैसे अपना मकान हो गया आपका, वो निजी होता है, जो पर्सनल के लिए होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन यहाँ निजी के लिए हो जाएगा, निजी वस्तुओं में पृथकता का सिद्धांत लागू होता है तथा इसकी पूर्ति बाजार तंत्र से हो सकती है, जबकि सार्वजनिक वस्तु की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। इस तरह से ये निजी और सार्वजनिक वस्तुओं में भिन्न है। सार्वजनिक वस्तुओं सभी के लिए, जबकि निजी वस्तुओं किसी खास के लिए होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। संकेत में व्यापार संतुलन इक्वल टू निर्यात माइनस आयात होता है। अर्थात व्यापार संतुलन का अर्थ ही होता है दोनों इक्वल होना, बराबर होना ही संतुलन कहलाता है। जैसे LHS बराबर RHS, अर्थात दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, तभी हम व्यापार संतुलन कर सकते हैं। अर्थात निर्यात और आयात का अंतर को ही हम लोग संतुलन व्यापार कहते हैं। तो संतुलन व्यापार के लिए निम्न 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, व्यापार अधिक्रय, जिसको अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके अंतर्गत जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिक्य कहा जाता है। इस स्थिति में व्यापार संतुलन धनात्मक होता है। पॉइंट नंबर 2, व्यापार घाटा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। इसके अंतर्गत जब निर्यात आयात से कम होता है तब उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। इस स्थिति में व्यापार संतुलन ऋणात्मक होता है। इसके बाद हमारा हो जाता है, तीसरा का पॉइंट हो जाता है शून्य व्यापार संतुलन। तो इस स्थिति में निर्यात और आयात बराबर होते हैं और व्यापार संतुलन का मान शून्य होता है। तो यह हमारा संतुलन व्यापार के 3 प्रकार के हैं। अर्थात कह सकते हैं, जब आयात अधिक होगा तो संतुलन धनात्मक होगा, जबकि आयात कम होगा तो संतुलन ऋणात्मक होगा, और आयात और निर्यात दोनों बराबर होंगे
तो इसका मान 0 हो जाएगा। इस तरह से होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखना है। सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 में हो जाएगा सार्वजनिक वस्तुओं जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है आय वितरण की असमानता को दूर करना। पॉइंट नंबर 3 अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। ये हमारा सरकारी बजट के उद्देश्य है, मुख्यतः उद्देश्य है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बन जाता है, विदेशी व्यापार किसी देश की संग्रह मार्ग को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विदेशी व्यापार किसी देश की समग्र मांग को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। अर्थात 2 प्रकार से इस विदेशी व्यापार को प्रभावित करता है। नंबर 1 में हो जाएगा आयात पर किया गया व्यय घरेलू वस्तुओं के समस्त मांग को कम करता है, अतः यह आय के वर्तुल्य प्रवाह में रिसाव के रूप में निष्कासित होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है निर्यात घरेलू उत्पादित वस्तुओं को समस्त मांग में वृद्धि करता है, अतः यह आय के वर्तुल्य प्रभाव में अंतः प्रेक्षण के रूप में प्रवेश करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो किसी अर्थव्यवस्था में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 1 कानून बनाना एवं कानून लागू करना और न्याय दिलाना। नंबर 2 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, जैसे भारत में सेल, LOC जैसे कई सरकारी कंपनियां हैं जो उत्पादन कार्य करती है। नंबर 3 स्कूल, कॉलेज तथा अस्पताल आदि का संचालन। नंबर 4 आधारभूत संरचना का निर्माण। नंबर 5 करारोपण तथा निजी फर्म की सहायिकी प्रदान करना। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मुद्रा को लेख की इकाई कहा जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है, इस कथन से तात्पर्य है कि मुद्रा मूल्य का मापन करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वस्तु के मूल्य को मौलिक इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक शर्ट की कीमत 500 रुपया है तो उसका अर्थ है कि शर्ट का विनिमय रुपये की 500 रुपया इकाई किया जा सकता है, ऐसा विनिमय निवेश होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्याशित निवेश एक लेखांक वर्ष में निवेश की गई जो योजना बनाई जाती है उसे प्रत्याशित निवेश कहा जाता है। इसे नियोजित निवेश भी कहा जाता है, अर्थात यह एक वर्ष में आय का वह भाग है जिसे पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए खर्च करने की योजना बनाई गई। यथार्थ निवेश एक लेखांक वर्ष में वास्तविक रूप से हुई निवेश को यथार्थ निवेश कहा जाता है, अर्थात यह एक वर्ष में आय का वह भाग है जो वास्तविक रूप से पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए खर्च किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। तो सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य निम्न है, पहला सार्वजनिक वस्तुएं, दूसरा आय वितरण की असमानता को दूर करना, तीसरा का अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। इसके बाद क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किसी देश की समग्र
मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये आपका डबल क्वेश्चन हो गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन देख रहा है, एक देश का उपभोग फलन C = 100 + 0.8y है, इसका उपभोग फलन की व्याख्या कीजिए। अर्थात हमको उपभोग फलन निकालना है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिया हुआ है उपभोक्ता फलन, अर्थात C = हमारा यहाँ दिया हुआ है 100 + 0.8y। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जहाँ C उपभोक्ता व्यय है और y आय का स्तर है। यदि यहाँ आय = 0 हो तो उपभोक्ता आय, अर्थात यहाँ जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ C = हमारा दिया है 100 + 0.8y। तो यहाँ पर हमको C का मान रखने के लिए बोल रहा है, अर्थात यहाँ पर हमको y = I है, तो y = हम यहाँ 0 माने हैं, इसीलिए हमको 100 + 0.8 × 0 को मल्टीपल करेंगे तो 100 + 0, अर्थात यहाँ पर 100 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर C का मान 100 हो जाएगा। इस तरह शून्य आय स्तर पर उपभोक्ता आय 100 इकाई है, इसे स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। 0.8 उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति को मापता है। यह स्पष्ट करता है कि यदि आय स्तर में 100 इकाई में वृद्धि होगी तो उपभोग व्यय में 100 × 0.8 अर्थात 80 इकाई से, अर्थात अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि का 80% भाग उपभोक्ता में खर्च किए जाएंगे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है, क्यों? तो सार्वजनिक वस्तुओं में पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग 2 व्यक्ति एक साथ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उपभोक्ता की गई इकाई का निर्धारण नहीं हो सकता, अतः उसकी पूर्ति समाज तंत्र में नहीं हो सकती। यही कारण है कि सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार के द्वारा ही होती है। अर्थात जो भी सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति कौन कर सकता है, तो सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार द्वारा ही किया जा सकता है और उसका पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, विदेशी व्यापार में सेवाओं को निर्यात और आयात को अदृश्य मद कहा जाता है। अदृश्य मद के अंतर्गत जहाजरानी, बीमा और बैंकिंग सेवा, दूसरा का पॉइंट में हो जाएगा निवेश, अर्थात विदेशी निवेश में होने वाला लाभ। तीसरे का पॉइंट हो जाएगा विदेशी पर्यटन, तथा चौथा पॉइंट हो जाएगा रॉयल्टी, प्रबंधन शुल्क, पत्रिकाओं का सदस्यता शुल्क, परामर्श शुल्क, टेलीफोन तथा टेलीग्राम सेवाओं आदि को शामिल किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बाह्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यापार होता है तो इसे ही समष्टि अर्थशास्त्र में बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। बाह्य क्षेत्र में व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, नंबर 2 वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात, नंबर 3 विदेशी पूंजी का प्रवाह। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यापार अधिकय और व्यापारी घाटा में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्यापारी अधिकय जब किसी देश में निर्यात आयात से अधिक होता है तब इसे
व्यापार अधिकय कहा जाता है। अर्थात व्यापार अधिकय इक्वल टू होता है व्यापार शेष ग्रेटर देन जीरो या निर्यात माइनस आयात ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ पर व्यापारी घाटा जब किसी देश का निर्यात आयात से कम होता है तब इसे व्यापारी घाटा कहा जाता है। अर्थात व्यापारी घाटा इक्वल टू व्यापार शेष लेस देन जीरो या निर्यात माइनस आयात लेस देन जीरो होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पूंजीगत वस्तुओं की धारणाओं को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती है और इनका उपयोग उत्पादन प्रक्रम में होता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। जैसे मशीन, औजार एवं उपकरण। पूंजीगत वस्तुएं यद्यपि किसी दूसरे वस्तुओं के निर्माण में सहायक होती है लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः ये अंतिम वस्तुएं भी है। पूंजीगत वस्तुओं से पूंजी के एक भाग का निर्माण होता है, इसमें क्रमशः टूट फूट होती रहती है, अतः समय समय पर इसकी मरम्मत की आवश्यकता होती है या कालांतर में बदल दी जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय के क्रम में ऐसी स्थिति को आवश्यकता के दोहरे संयोग कहा जाता है जहां दो आर्थिक एजेंटों के द्वारा एक दूसरे के अधिकय उत्पादन के लिए पूरक मांग हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास गेहूं का अधिकय उत्पादन है और उसे चावल की आवश्यकता है तो वह गेहूं को चावल से विनिमय कर सकता है, अर्थात गेहूं को देकर वह चावल ले सकता है। इस तरह से वे दोहरे संयोजक हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर आप मान लीजिए हमें चावल अधिक है तो हमको चावल चाहिए तो चावल ले सकते हैं, धान को गेहूं को देकर हम चावल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यही हमारा आवश्यकता के दोहरे संयोग है, अर्थात संयोग से काम लिया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, समग्र मांग के घटकों को लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र मांग के घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अंतिम निजी उपभोग आय जिसे सी से सूचित करते हैं, अंतिम निजी निवेश जिसे आई से सूचित करते हैं, सरकारी व्यय जिसे जी से सूचित करते हैं, और हमारा लास्ट पॉइंट है शुद्ध निर्यात, अर्थात निर्यात और आयात का अंतर x माइनस m होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। भुगतान शेष के चालू खातों के घटकों को लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान शेष के चालू खाते के निम्नलिखित घटक है। नंबर 1 वस्तुओं का निर्यात और आयात, इसे दृश्य मत भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है सेवाओं का निर्यात और आयात जिसे अदृश्य मत भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन करना है, अर्थात जो हमारा विश्व की महामंदी आया था 1929 ईस्वी में, उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में अमेरिका और यूरोप के देशों में शुरू हुई मंदी विश्व के कई देशों में फैल गई थी और इस मंदी का प्रभाव कई वर्षों तक चलता रहा, इसीलिए इसे महामंदी कहा जाता है। इस वर्षों में उत्पादन में भारी कमी और बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 ईस्वी तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% तक तथा समस्त उत्पादन में 33% की गिरावट आई। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन करना, अर्थात उस दोष को बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष यह है कि उसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। वस्तुओं के लेने देने में दो ऐसे व्यक्तियों की तलाश की जाती है जिसके पास एक दूसरे की
आवश्यकताओं की वस्तु उपलब्ध हो, अर्थात दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें जो कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति की कमी वो होती है, वह व्यक्ति अपना वस्तु को देकर उस अपने आवश्यकता अनुसार वह वस्तु को ले ले। उदाहरण के लिए एक अर्थशास्त्र के शिक्षक को अगर अपना बाल कटवाना हो तो उसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो बाल काटना जानता हो तथा उसे अर्थशास्त्र पढ़ना हो। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात जिस वस्तु को, अर्थात शिक्षक को शिक्षा देना है तो शिक्षा के लिए उसे स्टूडेंट को आना अति आवश्यक है। स्टूडेंट आएगा, शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट को आना पड़ेगा, उसी तरह से बताया गया है। दोनों ये दोहरे संयोगी के उदाहरण है। इसके बाद है प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा वसूले किए जाने वाला वैसा कर जिसका भुगतान वही व्यक्ति या संस्था कर सकता है जिस पर वह कर लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर का करापात तथा कराघात एक ही व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर लोगों की आयकर, जिसको इनकम कहते हैं, पैन कार्ड। इस संपत्ति कर लोगों को मिलने वाला उपहार या फर्म के शुद्ध लाभ निगम कर आदि पर लगाया जाता है। आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर के मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप इतना तक लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक और प्रवाह चर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक। जब किसी चर की गणना समय के एक निश्चित बिंदु पर की जाती है तब उसे स्टॉक चर कहा जाता है, जैसे मुद्रा की पूर्ति, संपत्ति, फैक्ट्री की भवन, मशीन आदि। प्रवाह, जब किसी चर की गणना समय अवधि में की जाती है तो उसे प्रवाह चर कहा जाता है। इसे स्टॉक में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण आदि। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि आपको हम पहले भी बता दिए हैं। ये आपका रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो इससे साफ पता चलता है कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVI है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप VVI समझिए और इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। यह फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? वे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट से किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक निर्णय लेने वाला आर्थिक एजेंट सरकार या RBI से भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसे संस्थाएं होती है। इन आर्थिक एजेंटों के निर्णय का उद्देश्य संपूर्ण देश तथा देश की जनता के कल्याण होता है, जबकि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के आर्थिक निर्णय का उद्देश्य निजी लाभ या निजी कल्याण होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।